हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू मेरा क्लासेस। मेरा नाम शिवा मिश्रा है। मैं आपको मेरा क्लासेस में सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है, एमपी सेट एग्ज़ाम बस कुछ 4 दिनों में है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे आई होप। और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज इसीलिए एमपी सेट का एक प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ मैं। हम कुछ 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और आपको इससे पता भी चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एम एन श्रीनिवास यूज द टर्म संस्कृताइजेशन इन विच ऑफ हिज फॉलोइंग बुक्स? इंडियाज विलेजेस, सेकंड रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन एंड अदर एसेस। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? ठीक है, और ये ऑप्शन है 4। तो इसका मैं अभी आपको आंसर बताऊंगी, उसके पहले आप पॉज करके खुद ही अपना आंसर दीजिए, उसके बाद चेक करना सही हुआ कि नहीं। तो इसका आंसर है रिलीजियस एंड सोसाइटी अमंग कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया में दिया था। तो संस्कृताइजेशन, आपको जानना होगा कि संस्कृताइजेशन क्या है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोअर कास्ट के, निचली जो कास्ट के लोग होते हैं, वो लोग हायर कास्ट के, ऊपर के जो कास्ट के लोग होते हैं, उनके तौर तरीके, पहनावा, बोलचाल, उनके ट्रेडिशन, कल्चर फॉलो करते हैं ताकि उनको सोसाइटी में अच्छी पोजीशन मिले, सोसाइटी में उनकी अच्छी रिस्पेक्ट हो। ठीक है, तो ये क्या है? संस्कृताइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन हैव बीन कैटेगराइज्ड बाय मैक्स वेबर? मैक्स वेबर ने कितने टाइप के सोशल एक्शन बताए हैं? मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 2, 4, 6, 8। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको इसका आंसर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। ठीक है, 4। 4 तरीके के बताए हैं उन्होंने। एक है वर्ड रैशनल, एक है ज्वेक रैशनल, एक है ट्रेडिशनल, अफेक्टिव। ठीक है, तो ये 4 तरीके के उन्होंने सोशल एक्शन बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी इज? स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम है ए एल्फ्रेड शूट्स, बी रॉबर्ट किमर्टन, सी हेरोल्ड गारफिंकल, डी क्लिफर्ड गेट्स। यही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आप पॉज करके इसका आंसर मतलब खुद से दीजिए। अब मैं इसका आंसर देती हूँ। इसका आंसर है हेरोल्ड गारफिंकल। तो आप एथनोमेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉमन सेंस रियलिटी से हम डेली लाइफ की चीजें देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज एम्फेसाइज्ड ऑन द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स इन सोशियोलॉजी? समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? सोशल फैक्ट्स की स्टडी, ये बहुत ही हमारे जो इम्पोर्टेंट थिंकर है, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य, उनका कॉन्सेप्ट है ऑगस्ट कोम्ट, कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर। अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको इसका पता होगा आंसर। इसका आंसर है इमाइल डर्कहाइम। ठीक है, इसका आंसर है इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए एंथनी गिडेंस, बी मिशेल फूको, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, या फिर डी बी मेलिनोस्की। ये जो बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इसके ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो ये क्वेश्चंस तो है बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही इजी हैं। तो आपको ये आराम से बन जा रहे हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्ट इन इंडिया इज अ ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ द इंडो आर्यन कल्चर cradled in the land of Ganges and the Yamuna and thence transferred to other parts of country. Who said it?
भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है, जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ है और उधर से देश के अन्य भागों में पहुंचा। यह कथन किसका है? तो इसका मेन आप जो लाइन है, कास्ट को ब्राह्मणिक चाइल्ड, किसने बोला है? किसने बोला है कास्ट को ब्राह्मणिक चाइल्ड? तो इसका आंसर है जीएस घुरे। फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जो हमारे जीएस घुरे, उन्होंने कास्ट को ब्राह्मणिक चाइल्ड बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड इज। ये जो बुक है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये किसने लिखी है? हेरोल्ड गार्फिंकल, ए, बी एल्विन गॉफमैन, सी क्लिफर्ड गेट्स, डी ऑल्फ्रेड शूट्स। तो अगर आपको पता होगा, ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट जिसने दिया है, उन्होंने ही बुक लिखी है। इसका आंसर है ऑल्फ्रेड शूट्स। जो भी हमारे एक्सपीरियंस है डेली लाइफ के, एज इट इज उनको लिखना। ठीक है, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। ये सब चीजें जो है मैं थिंकर्स कवर कर रही हूँ चैनल पे, तो आप जो भी है, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर है। उनकी पूरी क्लासेस चल रही है हमारे महिला क्लासेस में, तो प्लीज जाके देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे थिंकर्स की, पूरी स्टार्टिंग से सोशियोलॉजी के इमरजेंस से लेकर पूरे थिंकर्स कवर हो रहे हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको नहीं समझ आ रही है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाके देखिए प्लीज। नेक्स्ट, इन विच बुक एरविन गॉफमैन आउटलाइन हिज ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच उन्होंने एरविन गॉफमैन ने किस बुक में दी थी? अपनी किस पुस्तक में इरविन गॉफमैन ने नाटकीय उपागम का उल्लेख किया है? अभिनय शास्त्रीय उपागम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाटकीय उपागम, ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच, कौन सी बुक में उन्होंने बताई है? तो आप ए माइंड सेल्फ इन सोसाइटी, बी असाइलम्स, सी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, डी इंटरेक्शन रिचुअल। तो इसका आंसर है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये उनकी इंपॉर्टेंट बुक है। ये बहुत फेमस बुक है, ये आपको बुक भी याद रखनी है एल्विन गॉफमैन की। उन्होंने ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच में क्या बताया था? उन्होंने बताया कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी सोसाइटी है, एक ड्रामा की जैसी, थिएटर में जो हम ड्रामा करते हैं उसके जैसी है। ठीक है, तो उन्होंने हमारी लाइफ, सोसाइटी को और ड्रामा को, जो ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच है, उसको कंपेयर करके सिमिलरिटीज बता के चीजें हमें प्रेजेंट की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has considered networks as a basic unit of modern society? किसने आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई माना है? ए पियर बोर्दो, सी जर्गन हेबरमास, सी मैनुअल कैसल्स, डी मिशेल फुको। तो किसने जो हमारी सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, जो हमारा आधुनिक समाज है, उसको नेटवर्क को उसकी बेसिक यूनिट मांगा है, मूल इकाई माना है? तो इसका आंसर है मैनुअल कैसल्स। आपने पढ़ा होगा मैनुअल कैसल्स ने नेटवर्क, सोसाइटी, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा वर्क किया है। उनका कॉन्सेप्ट भी है नेटवर्क सोसाइटी का। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक एनिलेशन ऑफ कास्ट? एनिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लेखक कौन है? ठीक है, इस बुक जो है, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? बी आर अम्बेडकर। हमारे जो भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने बुक लिखी है एनिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्टडी इन्वॉल्विंग कलेक्शन ऑफ डेटा एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज। किसी विशेष समय बिंदु पर तथ्य संग्रहण वाला अध्ययन अभिविकल्प कहलाता है? ए सहगण अध्ययन, बी प्रवृत्ति अध्ययन, सी प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, डी देशांतरिक अध्ययन। ठीक है, ए कोहॉर्ट स्टडी, बी ट्रेंड स्टडी, सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, डी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो इसका आंसर क्या है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मतलब जब हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, एक समय में अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं, अलग अलग फील्ड को पढ़ते हैं, तो क्या होता है? वो क्रॉस सेक्शनल होता है। लेकिन जब हम एक अलग अलग टाइम में एक चीज को पढ़ते हैं,
फॉर एग्जाम्पल जब हम अब सुसाइड के एग्जाम्पल लीजिए, एमाइल डर्कहाइम ने सुसाइड की स्टडी की। अगर वो एक अलग अलग टाइम पे एक सेम टॉपिक स्टडी करते तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेकिन वो एक टाइम पे अलग अलग चीजों की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, इसका आंसर है प्रतिध्यात्मक अध्ययन। ठीक है, प्रतिध्यात्मक अध्ययन। नेक्स्ट, Which one of the averages cannot be manipulated algebraically? निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप से हेरफेर नहीं किया जा सकता है? ए माध्य, बी माध्यिका, सी बहुलक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किसको मैनिपुलेट किया जा सकता नहीं किया जा सकता है? किसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बहुलक मोड। जो हमारा मोड है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो मीन है, मीडियन है, इन दोनों को हम कर सकते हैं। ठीक है, मोड को नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हु सेड दीज वर्ड्स? आई स्टार्टेड रिसर्च एज एन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर. एज आई बिकेम एक्सेप्टेड इनटू द कम्युनिटी, आई फाउंड माई सेल्फ बिकमिंग ऑलमोस्ट अ न्यू नॉन ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट. यह कथन किसका है? मैंने अपना शोध असहगामी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था। जैसे ही मैं समुदाय के स्वीकृत हुआ, मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहभागी के रूप में पाया। ठीक है, तो ऐसे कौन से, किसने ये बोला है कि उन्होंने जब रिसर्च स्टार्ट की थी तो वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के जैसे स्टडी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे वो अपनी रिसर्च करते गए तो वो ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट वो हो गए। ठीक है, वो नॉन ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट बन गए। तो ये किसने बोला है? यह है विलियम एफ वाइट। विलियम एफ वाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो है काम किया था। इनका जो वर्क था ये एथनोग्राफी था। ठीक है, इन्होंने इटालियन स्लम पे स्टडी की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है विलियम एफ वाइट। हु अमंग द फॉलोइंग wrote the book साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? ए गुडेन हट, बी पीवी यंग, सी सीए मोजर, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है पीवी यंग। पीवी यंग ने बुक लिखी है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट, द एबिलिटी टू रिपीट द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिसर्च इज नोन एज? शोध के निष्कर्षों को दोहराने की क्षमता कहलाती है। ठीक है, शोध जो भी हम करते हैं उसको, उनके जो निष्कर्ष निकलते हैं, उनके जो रिजल्ट निकलते हैं, उनको हम दोहराने की क्षमता को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब हम कोई भी फाइंडिंग करते हैं तो हर बार अगर हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है तो वो चीज क्या होगी? रिलायबल होगी। मतलब अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, हर बार हमको क्या टू 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 मिल रहा है, तो ये रिलायबल है। और अगर टू हर बार सही है तो वो वैलिड होगा। ठीक है, वो वैध होगा। अगर टू सही है तो वैलिड होगा, लेकिन अगर हमको हर बार सेम आंसर मिल रहा है, सेम, तो वो क्या है? रिलायबल है। ठीक है, 65 का आंसर है बी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वन टू यूज केस स्टडी मेथड इन सोशल रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन फेस स्टडी का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? किन्होंने? केस स्टडी। ठीक है, इसका पॉइंट क्या, मेन क्या है? केस स्टडी किसने पहली बार की थी? ठीक है, ए इमाइल डर्कहाइम, बी फ्रेडरिक लेप्ले, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर क्या है? फ्रेडरिक लेप्ले। फ्रेडरिक लेप्ले ने सबसे पहले केस स्टडी मेथड किया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप which type of sampling method is ideally suited where there is no knowledge about the population? किस प्रकार की नमूनाकरण विधि आदर्श रूप से अनुकूल है जहां पर जनसंख्या के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है? जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारी जो जनसंख्या, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसके बारे में जब हमें नहीं पता होता तो इसमें से हम कौन सी विधि, कौन सा मेथड यूज करते हैं?
ए कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड, पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड, सी कोटा सैम्पलिंग मेथड एंड डी स्नो सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो आपने रिसर्च पढ़े होंगे तो उसमें आपने दो टाइप के मेथड देखे होंगे, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या है? स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड, स्नोबॉल निर्दर्शन विधि। ठीक है, ये जो पॉपुलेशन होती है, ये जो जनसंख्या होती है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोशियोमेट्री इज एसोसिएटेड विद समाज मिति। ठीक है, सोशियोमेट्री का हिंदी में मतलब क्या होता है? समाज मिति। इनमें से किसने समाज मिति पे या फिर सोशियोमेट्री पे काम किया है? ए डीसी मैकलेन, जेएल मोरेनो, डब्ल्यू एफ वाइट या फिर पी गिट्स। तो किसने इनमें से सोशियोमेट्री पे काम किया है? इसका आंसर है बी, जेएल मोरेनो। ठीक है, जेएल मोरेनो ने सोशियोमेट्री पे काम किया है। ठीक है, वेट अ सेकंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one variable is qualitative and another is quantitative, which measure will be used for finding covariation between them। जब एक चर गुणात्मक तथा दूसरा चर मात्रात्मक हो, उन दोनों के मध्य सह परिवर्तित ज्ञान करने के लिए किस मापन का उपयोग किया जाएगा? ठीक है, जब हम दो वेरिएबल यूज करते हैं, जब एक क्वांटिटेटिव हो और एक क्वालिटेटिव हो, एक गुणात्मक हो और दूसरा मात्रात्मक हो, तो इसमें से हम कौन सा टाइप का कोवेरिएशन यूज करते हैं? ठीक है, ए यूल्स क्यू, बी फाई कोफिशिएंट, डी रैंक कोरिलेशन, डी काई स्क्वायर। इनमें से कौन सा हम कोवेरिएशन यूज करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? काई स्क्वायर। काय वर्ग जो है वो हमारा क्या होगा? हम जब एक क्वालिटेटिव होगा और दूसरा क्या होगा? क्वांटिटेटिव। एक गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक होगा, तो हम काई स्क्वायर वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच रिसर्च डिजाइन कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शोध के नियंत्रण समूह सम्मिलित हैं? ठीक है, नियंत्रण समूह किस शोध में रहते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? कंट्रोल ग्रुप। ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, बी सर्वे रिसर्च डिजाइन, सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। हिंदी में ए वर्णात्मक शोध अभिकल्प, बी सर्वेक्षण शोध अभिकल्प, सी प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प, डी अन्वेषात्मक शोध अभिकल्प। ठीक है, तो इनमें से किस चीज में हम कंट्रोल ग्रुप रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब हम किसी चीज कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट रहता है, एक इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो जो हमारा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल रहता है उसको हम कंट्रोल करते हैं, ताकि जो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हमारा क्या रिजल्ट मिल रहा है वो देखने के लिए। तो ठीक है, इसमें क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, एक होता है डिपेंडेंट। तो हम इंडिपेंडेंट को कंट्रोल करते, उसको चेंज करते हैं ताकि हमको डिपेंडेंट में रिजल्ट मिले। ठीक है, नेक्स्ट, हु फर्स्ट यूज द टर्म स्ट्रक्चर इन सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र में संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? ए ऑगस्ट कोम्ट, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी इमाइल डर्कहाइम, डी मैक्स वेबर। ठीक है, तो इसका आंसर है बी हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट, who mentioned the three characteristics of culture: ideational culture, sensate culture and idealistic culture। संस्कृति की तीन विशेषताओं, आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति एवं आदर्शवादी संस्कृति का उल्लेख किसने किया है? ए
पीटरम सोरिकिन, सी बी स्पेंगलर, सी पेरेटो, डी ऑगबॉर्न। तो ये जो 3 टाइप ऑफ कल्चर है किसने बात की थी, पी सोरोकिन ने बात की थी। ठीक है, तो जो आइडियलिस्टिक कल्चर होता है उसमें पूरी वो रिलीजियस कल्चर होता है। ठीक है, आइडियलिस्टिक जो होता है बीच का होता है। सेंसेट क्या होता है, जिसमें पूरी साइंटिफिक चीजें, साइंटिफिक कल्चर रहता है। तो इन दोनों के बीच का क्या होता है, आइडियलिस्टिक कल्चर। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में किसने बात की थी, कल्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पीटर सोरोकिन ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है। हमने समुदाय पढ़ा है सोशियोलॉजी में, उसके हमने कुछ तत्व पढ़े हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, एलिमेंट पढ़े हैं। तो इनमें से कौन सी नहीं है, ए हम की भावना, वी फीलिंग, बी ऐच्छिक सदस्यता, वॉलेंट्री मेंबरशिप, सी सामान्य जीवन, कॉमन लाइफ, डी निर्भरता की भावना, डिपेंडेंसी फीलिंग। मतलब इसका आंसर क्या होगा, वॉलेंट्री मेंबरशिप। हम किस कम्युनिटी में रहते हैं वो हमारी हम खुद से, हमारी इच्छा से नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमारी इच्छा नहीं होती है, वो हमें हमारी इच्छा के बिना भी हम किस कम्युनिटी में रहेंगे वो चीज होती है। ठीक है, तो 73 क्या है, वॉलेंट्री। और क्या 3 चीजें होती है, वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है, सब एक साथ रहते हैं, कॉमन लाइफ एक जैसी लाइफ रहती है सबकी, डिपेंडेंसी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं किसी भी काम के लिए। ठीक है, और लेकिन वॉलेंट्री मेंबरशिप नहीं होती है, आपकी सदस्यता जो है आपकी इच्छा पे निर्भर नहीं करती है, आप किसी कम्युनिटी पे जन्म लेते हैं। ठीक है, वेट अ सेकंड। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टेटस इज रिलेटेड विद स्कॉलर। सामाजिक प्रशस्ति की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है, ए मैकाइवर एंड पेज, बी किंग्सले डेविस, सी रेल्फ लिंटन, डी विल्बर्ट मोर। सोशल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है रेल्फ लिंटन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रैक्टिस कॉल्ड इन किनशिप इन विच मटेरियल अंकल गिव्स मोर प्रायोरिटी टू नेफ्यूज एंड नेसीस देन ऑल अदर रिलेटिव्स। नातेदारी व्यवहार में उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें मामा द्वारा भांजे एवं भांजियों को अन्य सभी रिश्तेदारों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, भांजे भांजियों को दूसरे रिश्तेदारों के कंपैरिजन में ज्यादा अगर आपको प्राथमिकता दी जाए तो कौन सा इनमें से कौन सा वो प्रैक्टिस कहेंगे। पहला परिहार या फिर अवॉइडेंस, दूसरा परिहास या फिर जोकिंग रिलेशनशिप, तीसरा मातुल्य या फिर एवेंक्यूलेट, चौथा पितृश्रेय या फिर एमिटेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एवेंक्यूलेट, मातुल्य। इसमें क्या होता है, हमारे जो मामा होते हैं, ठीक है, अपने भांजे भांजियों को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एवेंक्यूलेट। नेक्स्ट, वेट अ सेकंड, हु इज एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन और द थ्योरी ऑफ टोटेमिज्म। धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, टोटमवाद या फिर टोटेमिज्म की थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, ए टाइलर, बी मैक्स म्यूलर, सी स्पेंसर, डी डर्कहाइम। तो टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने बात की थी, स्टडी की थी, अरुंडा ट्राइब पे किसने की थी, डर्कहाइम ने। ठीक है, अरुंडा ट्राइब पे काम किया था डर्कहाइम ने। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट, वी बिलोंग टू एसोसिएशन नॉट टू इंस्टीट्यूशन। किन्होंने, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। ठीक है, ये किसने कहा था, ए मैकाइवर एंड पेज, बी बोगार्डस, सी वॉर्ड, डी पियर्सन। ठीक है, किसने बोला था कि हम समिति के सदस्य होते हैं,
संस्था के नहीं। तो इसका आंसर है मैकाइवर एंड पेज। ठीक है, मैकाइवर एंड पेज ने ये कहा था। नेक्स्ट, who said education is formally concerned with the transmission of social heritage to the new generation? किसने कहा है शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है। हम एजुकेशन को या फिर शिक्षा को औपचारिक रूप में दूसरे जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है विरासत को दे रहे हैं। ये किसने बोला था? ठीक है, ए डरखाइम या फिर दुर्खीम, बी पार्सन्स, सी रेमंड, सी जिसबर्ट, डी जिसबर्ट। तो इसका आंसर क्या है? जिसबर्ट। जिसबर्ट ने बोला था कि हम एजुकेशन को न्यू जनरेशन को सोशल हेरिटेज के रूप में विरासत में दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द स्कॉलर हु कंसिडर्स दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज फंक्शनली एसेंशियल? सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक रूप में अनिवार्य मानने वाला विद्वान कौन है? ठीक है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेविस एंड मूरे, जीएस घुरे। इनमें से किसने सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसको एसेंशियल मांगा है, मतलब जरूरी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या फिर सामाजिक स्तरीकरण? तो इसका आंसर है डेविस एंड मूरे। ठीक है, डेविस एंड मूरे। नेक्स्ट, हु सेड दैट संस्कृताइजेशन इज अ टू वे प्रोसेस? किसने कहा है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक दोतरफा प्रक्रिया है? ठीक है, ए योगेंद्र सिंह, बी एस.सी. दुबे, सी इरावती कार्वे, डी डॉक्टर श्रीनिवास। किसने कहा है संस्कृताइजेशन या फिर संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है दोतरफा प्रक्रिया है या फिर टू वे प्रोसेस है? ठीक है, किसने बोला है? आंसर है एम.एन. डॉक्टर श्रीनिवास ने। जो हमारे एम.एन. श्रीनिवास हैं, एम.एन. श्रीनिवास हैं, उन्होंने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आंद्रे बेते द स्टडी ऑफ एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर रिवॉल्व्स अराउंड विच मेजर इश्यूज? आंद्रे बेताई के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन किन प्रमुख मुद्दों के चारों ओर घूमता है? ए तकनीकी व्यवस्था, टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट, बी सामाजिक व्यवस्था, सोशल अरेंजमेंट, डी दोनों ए एंड बी, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंद्रे बेते जो हैं उन्होंने जो हमारे एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है या फिर जो हमारा कृषि सामाजिक संरचना है किसके अराउंड किन इश्यूज के अराउंड घूमता है, उनके जो मेजर जो इशू है, मेजर जो मुद्दे हैं एग्रेरियन जो कृषि समाज के, वो क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट एंड सोशल अरेंजमेंट दोनों मुद्दे हैं हमारे एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू whom ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द इंडियन विलेजेस वर लिटिल रिपब्लिक्स? किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे? तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस है, छोटे गणराज्य किसने, जो हमारे लिटिल रिपब्लिक है, किसने बात की है? मेलिनोस्की, बी सर हेनरी मेन, सी डूमो और डी लुई मॉर्गन। तो इसका आंसर है सर हेनरी मेन। सबसे पहले इसकी बात की थी मेटकाफ। ठीक है, फिर इनके स्टूडेंट थे हेनरी मेन, वेट अ सेकेंड, फिर इनके जो स्टूडेंट थे हेनरी मैन, उन्होंने बात की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है सन हेनरी मैन, लिटिल रिपब्लिक। तो अगर किसी पेपर में आपको ये मिले तो आपको ये टिक करना है और हेनरी मैन मिले तो ये टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच क्राइटेरिया इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय लुई वर्थ टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अर्बेनिज्म? लुई वर्थ द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों की पहचान नहीं की गई है? ठीक है, तो पहला है आकार, साइज, घनत्व, डेंसिटी, जनसंख्या की समरूपता या फिर होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की विषमता या फिर हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से क्या जो है, जो लुई वर्थ थे उन्होंने अर्बेनिज्म, डिग्री ऑफ अर्बेनिज्म जब किया था उसमें से इनमें से क्या यूज नहीं किया था?
ठीक है, साइज, हेट्रोजेनिटी, होमोजेनिटी या फिर डेंसिटी। तो इसका आंसर है होमोजेनिटी। ठीक है, नेक्स्ट, हु कंसिडर्स कास्ट सिस्टम एज स्टील फ्रेम ऑफ हिंदुइज्म? कौन जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म की फौलादी ढांचा मानता है? जाति व्यवस्था हमारा जो हिंदू धर्म है उसका फौलादी ढांचा या फिर स्टील फ्रेम है। ये किसने बोला है? ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास या फिर नंदू राम। तो इसका आंसर है ए आर देसाई। ठीक है, ए आर देसाई ने हमारे जो कास्ट सिस्टम है उसको स्टील फ्रेम ऑफ हिंदुइज्म बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मोर देन डैश ग्रुप्स इन इंडियन सोसाइटी ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। भारतीय समाज में डैश से अधिक समूह हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजातियों के रूप में नामित किया गया है। तो कितने ग्रुप हैं या फिर कितने ग्रुप से और ज़्यादा है जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी उसमें शेड्यूल ट्राइब्स में अनुसूचित जनजाति में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 600, ए 600। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 600। ठीक है, नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड। हाँ, मैच दी फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे कुछ बुक लिखी है और किन्होंने लिखी है ये लिखा है और आपको मैच करना है। ठीक है, तो पहला पेट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा पीजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया, चौथा पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, फिर चंपारण एंड महात्मा गांधी। ऑथर क्या क्या है? ए आर देसाई, डी एन धनागरे, राजेंद्र प्रसाद एंड जैन ब्रेमन। इसमें से पेट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन किसने लिखी है? जैन ब्रेमन ने। ए का क्या होगा? 4। ठीक है, उसके बाद वेट अ सेकेंड, उसके बाद हमारे जो पीजेंट स्ट्रगल किसने लिखी है? पीजेंट स्ट्रगल लिखी है हमारे ए आर देसाई ने। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा सी का 2, पीजेंट मूवमेंट किसने लिखे हैं? डी एन धनागरे ने। ठीक है, और चंपारण एंड महात्मा गांधी किसने लिखे है? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ए का 4, बी का 1। ठीक है, तो आपका 86 का आंसर क्या है? सी। ठीक है, वेट अ सेकेंड, 86 का आंसर है सी। According to whom all efforts to show or discourage make-led urbanization have failed or been counterproductive? किसके अनुसार बाजार के नेतृत्व करने वाले शहरीकरण को धीमा करने वाले या हतोत्साहित करने के सभी प्रयास विफल और अनुत्पादक रहे हैं? ठीक है, किसने बोला है? रॉबर्ट इजरा पार्क, ए जी फ्रैंक, लुई वर्थ, रॉजर जेटर। ठीक है, तो किसने बोला है कि जिस हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं अर्बनाइजेशन को फेल करने में वो काउंटर प्रोडक्टिव रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है रॉजर जेटर। रॉजर जेटर। ठीक है, 87 का डी। 87 का डी। नेक्स्ट 88, ये भी कुछ नरेशन लिखे हैं और मतलब कॉन्सेप्ट लिखे हैं, तो आपको जोड़ना है कि कौन से कौन सा मैच करता है। पहला, collect rents from tenants, subtenants and sharecroppers, working peasants having property interest in the land, farming their, wait a second, क्या हो रहा है? Farming their livelihood primarily from working on the other land, cultivating land from others। ठीक है, सेकेंड क्या हो? तो
तो मालिक, किसान, मजदूर, शेयर क्रॉपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। ए का वन। ए का वन मतलब कलेक्ट रेंट्स फ्रॉम टेनेंट्स, सब टेनेंट एंड शेयर क्रॉपर। किराएदारों से, उप किराएदारों से और बटाईदारों से किराया एकत्र करना क्या होता है? मालिक। ठीक है, मालिक जो है किराएदारों से, उप किराएदारों से किराया इकट्ठा करता है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? बी का थ्री। खेतों में काम करने वाले कृषक जिनका संपत्ति में हित निहित हो, वर्किंग पीजेंट हैविंग प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन द लैंड। तो ये क्या है? किसान। जो काम करते हैं किसान खेतों में, जिनके संपत्ति में हित निहित हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? सी का फोर। फार्मिंग देयर लाइवलीहुड प्राइमरली फ्रॉम वर्किंग ऑन देयर लैंड। मुख्य रूप से अन्य भूमि पर काम करके अपनी आजीविका कमाना। ये कौन करता है? ये मजदूर करता है। ठीक है, बचा हमारा डी, कल्टिवेटिंग लैंड फॉर अदर्स ऑन लीज विदाउट सिक्योरिटी। बिना सुरक्षा के पट्टे पर दूसरों के लिए खेती करना, इसको क्या बोलते हैं? बटाईदार या फिर शेयर क्रॉपर। बिना सुरक्षा के जो काम करते हैं वो बटाईदार होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, कुछ बुक है और उनके ऑथर है, इनको हमको मैच करना है। डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, द कल्चर ऑफ सिटीज, अ स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। ये कुछ बुक हैं, ये इनके ऑथर हैं, ये लिखे हैं। ठीक है, इसका आंसर भी क्या है? बी। ए का थ्री, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसने लिखी है? ओ स्पेंगलर ने। बी का फोर, द कल्चर ऑफ सिटीज किसने लिखी है? मम्फर्ड ने। ठीक है, ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन, डी का टू। सी का स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी, सी का वन इन्होंने लिखी है, और डी सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसने लिखी है? पीटरम सोरोकिन ने, डी का टू। ठीक है, इसका आंसर है ये। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद भी आप सॉल्व कर लीजिएगा ये। नेक्स्ट कुछ मूवमेंट है और उसके साल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी तक हमारे क्या क्वेश्चन आ रहे थे, हमारे कौन से थिंकर ने क्या थ्योरी दी है, क्या बुक लिखी है, लेकिन ये भी देखिए आप, जो स्टैटिक पार्ट है हमारा, जो हमारा जनरल नॉलेज होता है, जीके जो होता है, ये भी इसमें आता है। तो आपको ये टॉपिक से रिलेटेड जो जीके है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चंपारण मूवमेंट, खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल, बरदौली सत्याग्रह, मोपला रिबेलियन, ये कब कब हुआ था आपको याद रखना है। जो जो हमारा चंपारण था वो कब हुआ था? 1718 में। ठीक है, खेड़ा कब हुआ था? 2018 में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? बरदौली सत्याग्रह, वेट अ सेकेंड, 90 का क्या है? बी। जोड़ लेते हैं, ए का 2 होगा मतलब चंपारण 1978 उसमें, फिर बी का 3 होगा 1930 में, सी का 4 होगा। ठीक है, बरदौली कब हुआ था? 1920 में, और मोपला कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर कवर्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इनमें से कौन, ये देखिए ये हमारा जीके वाला पार्ट आ रहा है अभी। ठीक है, थिंकर से रिलेटेड नहीं है, जीके भी आता है, स्टैटिक पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। निम्नलिखित में से कौन से निकाय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आते हैं? केवल सरकारी निकाय, केवल संविधान द्वारा गठित निकाय, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सरकारी एवं गैर सरकारी निकाय, निजी निकाय जो किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं आते। इनमें से क्या जो बॉडीज जो हैं राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके अंदर कवर्ड है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बोथ गवर्नमेंट बॉडीज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सरकारी एवं गैर सरकारी निकाय। तो 91 का क्या है? सी। फिर विच टाइप ऑफ प्योर पॉलिटिकल कल्चर इज नॉट मेंशन्ड बाय सिडनी वर्मा। सिडनी वर्मा की विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति का कौन सा प्रकार नहीं है? ठीक है, सिडनी वर्मा का जो पॉलिटिकल कल्चर है इसमें से क्या नहीं है? पैरोकियल, संकीर्ण, पराधीन, सहभागी, असहभागी। पैरोकियल, सब्जेक्ट,
पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? असहभागी या फिर नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है, 92 का। नेक्स्ट, रिलीजन, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजन, फोकवेज, लेजिस्लेटिव एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। मेंशन द सोर्सेज ऑफ मेकिंग लॉज आउट ऑफ दिस। धर्म, प्रथाएं, न्यायिक निर्णय, लोकरीतियां, व्यवस्थापिका तथा व्यक्तिगत अनुभव। इनमें से कानून के निर्माण के स्रोत बताइए। जब हम लॉ बनाते हैं तो इनमें से क्या चीजें हम देखते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ओनली 1 2 3 2 3 4 4 5 6 1 2 3 4। ठीक है, तो जब हम लॉ बनाते हैं तो हम अपनी रिलीजन, धर्म, कस्टम याद रखते हैं। जुडिशियल तो रहता ही है। ठीक है, हम इसमें फोकवेज, हम लोक रीतियां नहीं करते हैं, लेजिस्लेटिव करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 3 एंड 5। ठीक है, रिलीजन, कस्टम, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव रहते हैं, फोकस और पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये आपको एक्ट है और उनके ईयर हैं आपको बताने हैं। इमोरल ट्रैफिक एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। इनके ईयर आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या है? 94। इसका आंसर है ए। ठीक है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1956 का है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 का है। विडो रीमैरिज 1856 का। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस किसका है? 2005 का है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ पॉलिसी मेकिंग बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज अंडर द यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण के क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो जो हमारी संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर्गत जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनमें से नीति निर्माण का क्षेत्र किसका नहीं है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण, धार्मिक मामले, पर्यावरणीय समस्याएं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डिसआर्ममेंट, रिलीजियस अफेयर्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसका आंसर क्या होगा? धार्मिक मामले या फिर रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच सोशियोलॉजिस्ट आफ्टर स्टडिंग द विलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया कंक्लूडेड दैट ईच विलेज इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फैक्शंस। किस समाजशास्त्री ने उत्तर भारत के गांवों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक गांव अनेक गुटों में विभक्त है? ठीक है, हमारा जो गांव होता है बहुत सारे फैक्शंस में डिवाइड है। ये किसने बोला? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरे, आई.पी. देसाई या फिर ऑस्कर लुइस। तो इसका आंसर है ऑस्कर लुइस। ठीक है, नेक्स्ट, in which decade the number of civil society organization, especially non-governmental organization, grew in the areas of poverty alleviation, development and growth, access to education and protection of civil liberties in India? किस दशकों में भारत से निर्धनता उन्मूलन, विकास तथा वृद्धि, शिक्षा तक पहुंच तथा नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी संगठनों, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों की संख्या बढ़ी है? ए 1950 से 1960, 1970 से 1980, 1990 से 2000 और 2010 से 2020। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बी, 1970 से 1980। ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं भी होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं भी बनेंगे और बाकी की जो ऊपर के इजी क्वेश्चन थे अगर आपको बन जाएंगे तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए आपका एक मॉक चल रहा है। जब भी मैं आंसर बताती हूँ उसके पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको पॉज करना, उसके बाद आंसर देना। तो आपका ये एक टाइप ऑफ मॉक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। अकॉर्डिंग टू आई.पी. देसाई, Andre Beti and Upendra Bakshi, which of the following aspects should be made the basis of reservation? आई.पी. देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्नलिखित में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बना देना चाहिए? जो हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसका बेसिस, उसका आधार क्या होना चाहिए? रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल।
तो इसका आंसर है धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक। ये मुद्दा तो चलता ही रहता है, तो इसका आंसर क्या है? इकोनॉमिक। ठीक है, 98 का सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म सिविल डिसोबीडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा शब्द का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस। हेनरी डेविड थोरो, गुनार मिडार, महात्मा गांधी, जेरेमी बेंथम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हेनरी डेविड थोरो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेशर ग्रुप? इनमें से कौन सा दबाव समूह की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, दबाव समूह की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? प्रेशर ग्रुप। दे हैव फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनकी संरचना औपचारिक होती है, यह निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, ये अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं। ठीक है, दे हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, दे इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दे डू डायरेक्ट पॉलिटिक्स, दे डू इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स। इसमें से क्या जो है प्रेशर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो आंसर होगा सी। जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में उतरते हैं वो तो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये तो पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो ये जो बाकी की तीन है ये प्रेशर ग्रुप की है। फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स करते हैं, ये प्रेशर ग्रुप का है। ये गलत है क्योंकि ये इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स करते हैं। तो आज हमने कुछ 50 क्वेश्चंस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो इस पेपर के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे, तो मे बी कल या फिर कल उसके अगले दिन हम करेंगे। आपके 15 को पेपर है, उसके पहले हमारा एक मॉक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मे बी PYQ रिपीट भी होते हैं बहुत, तो अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे तो आपके आगे के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके सॉल्व मतलब बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज़ सॉल्व मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट के टाइम पे रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं और अच्छे से करना। और एक बार आप पूरा 3 घंटे का मॉक दीजिए, पूरा 3 घंटे का मॉक दीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम जैसा पूरा मतलब टाइम बाउंडेड तरीके से आपको एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि वहाँ जाके आप कोई गलती ना करें। तो ऑल द बेस्ट सबको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेहरा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी भी हमारे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।